हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीसैट में इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रो समझते हैं कि हमारे डेली लाइफ में इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल का क्या यूज है। तो देखिए, डेली लाइफ में या जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी या यूपीपीएससी में, मान लीजिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट में डीएम के पोस्ट पर तैनात हैं। अब वहाँ पर आपकी इंटरपर्सनल स्किल और आपकी कम्युनिकेशन स्किल का बड़ा योगदान है। वो कैसे? क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। कौन कौन से लोगों से मिलना पड़ेगा? बहुत सारे आम आदमी होंगे, मैंगो पीपल जिन्हें बोल सकते हैं, आम आदमियों से मिलना पड़ेगा। उनसे कम्युनिकेशन का जो तरीका होगा वो अलग होगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जो पॉलिटिकल लीडर होंगे, राजनीतिक नेता लोगों से मिलना पड़ेगा, उनसे आपका कम्युनिकेशन का तरीका दूसरा होगा। ठीक है, मान लीजिए किसी अभिनेता से मिलना पड़ रहा है आपको, या किसी गुंडे से आपको बात करनी पड़ रही है उस लोकल एरिया के, तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन का आपका तरीका है, आप कैसे चीज़ों को समझाते हैं, कैसे उन्हें डील करते हैं, कैसे अपनी बात मनवा लेते हैं, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल किस तरीके से है। ठीक है, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, देखिए भाई, सबसे पहला पॉइंट है इंटरपर्सनल स्किल। इसको हम शॉर्ट में आईपीएस बोल देंगे। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल जो है क्या होती है? आर आल्सो known by interpersonal skill are also known by the names of soft skill. The names of soft skills or soft skills or people skills। और कम्युनिकेशन स्किल्स। कहने का मतलब है कि जो इंटरपर्सनल स्किल है भाई, जो आईपीएस है, इंटरपर्सनल स्किल आर आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ सॉफ्ट स्किल। मतलब एक साधारण जो नेम ऑफ सॉफ्ट स्किल, मतलब आपकी जो बातचीत करने की शैली है, और पीपल स्किल जो लोगों में बातचीत करने का तरीका है, या कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी बातें हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? इंटरपर्सनल स्किल के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरी बात इसमें क्या हमें पता होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल आईपीएस, इंटरपर्सनल स्किल interpersonal skill are the skills that a person used to interact with अदर पीपल। तो इंटरपर्सनल स्किल क्या बताई गई? दैट ए पर्सन यूज टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के साथ जो इंटरेक्शन करता है, उसके लिए जो भाषा, जो शैली यूज होती है, वो डिपेंड करती है किस पर? हमारे इंटरपर्सनल स्किल पे। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसमें बात करें, interpersonal skill are the skills which you need while you deal with people for better and healthy result. तो देखिए इंटरपर्सनल स्किल में जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, इंटरपर्सनल स्किल आर द स्किल विच यू नीड वाइल यू डील। इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है जब आप डील कर रहे होते हैं विद पीपल फॉर बेटर एंड हेल्दी रिजल्ट, लोगों से अच्छे परिणाम के लिए और अच्छे रिजल्ट के लिए जब आप लोगों से डील कर रहे होते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इंटरपर्सनल स्किल कैसी है। ठीक है, अब देखिए इस बात को हम एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल है कि आप किसी ज़िले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीएम हैं। अब वहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, एक विलेज में, एक गांव में मान लीजिए एक रोड बननी है, एक सड़क बननी है, एक रोड बननी है। अब आप डीएम हैं, एक गांव में क्या बननी है, विलेज में रोड बननी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ लोग इस रोड के क्या हैं, समर्थन में हैं, और कुछ लोग इसके क्या हैं, अगेंस्ट हैं। मतलब कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, यस कह रहे हैं कि हाँ बनना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं नो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, दो तरीके के कम्युनिटी है यहाँ पर, दो तरीके के लोग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ ये सड़क बननी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बननी चाहिए। अब आपका काम है कि आप चूँकि डीएम है विलेज में, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, और आप उस गांव में जाते हैं, आपको अब इनके साथ कम्युनिकेशन करना है। अब आपको यहाँ पर अपनी इंटरपर्सनल स्किल दिखानी है ताकि ये रोड आसानी से बन जाए। अब आप क्या करेंगे भाई यहाँ पर, अब आपके पास देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि यहाँ के लोगों के साथ जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनसे आप बातचीत करें। देखिए चाणक्य साहब ने एक बात बताई थी कि किसी काम को करवाने के 4 तरीके हैं। कौन कौन से? साम, दाम, दंड और भेद। किसी भी व्यक्ति से अगर काम निकलवाना है तो इन 4 तरीकों से उन्होंने कहा कि निकलवाया जा सकता है। कैसे? साम, दाम, दंड, भेद। साम का मतलब समझा करके। आप पहले तो जो लोग अपोज कर रहे हैं उनको समझाएंगे कि देखिए भाई ये सड़क जो है बन रही है, ये जो है अगर आप इसको नहीं बनने देंगे तो आपके गांव का विकास क्या है, रुक जाएगा। तो उनको समझाने का प्रयास करेंगे। दूसरा दाम। दाम का मतलब ये नहीं कि आप उनको पैसा देंगे, आप उनको ये समझाएंगे कि इस सड़क के बनने से आपके गांव में किस तरीके से आपका ग्रोथ होगा, किस तरीके से आपके इनकम जो है बढ़ेगी। भाई जब सड़क बनेगी तो यातायात बढ़ेगा, यातायात बढ़ेगा तो कम्युनिकेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं गांव को फ़ायदा होगा, आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। आप आसानी से अपना जो सामान है वो गांव से बाहर मंडियों में आसानी से बेच सकते हैं। अच्छे रेट पे चीज़ें सड़ेंगी नहीं, ठीक है, ख़राब नहीं होंगी क्योंकि कम जल्दी समय में पहुंच जाएंगी मार्केट में। तो ये तो हो गई दाम। दंड। दंड का मतलब ये है कि आप उनको ये समझाएंगे देखिए भाई अगर आप ये बात हमारी नहीं मानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, आप पे दंड माने हम पुलिस से लाठीचार्ज करा सकते हैं, ठीक है, आपको जेल भेज सकते हैं। तो ये सारी बातें भी किसके अंतर्गत आती? दंड। और भेद। भेद क्या है सर? भेद का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए इस कम्युनिटी में, इस समाज में, यहाँ पर इनके लीडर हैं, 4 लीडर हैं, राम, श्याम, मोहन और मान लीजिए रमेश।
तो राम, श्याम, मोहन, रमेश, ये 4 लीडर हैं। आप भेद कैसे करेंगे? अब देखिए आप क्या करेंगे, एक एक को बुलाएंगे, राम को बुलाएंगे और राम को समझाएंगे, एक एक को बुला करके पहले बात करेंगे। राम, 3-4 में से सबको एक एक बुलाएंगे, राम को अकेले बुलाया, श्याम को बुलाया, मोहन को, रमेश को। इनसे सबसे क्या किया आपने, इंडिविजुअल जो है बात करी और इनको सबको समझाया। अब यहाँ पर क्या हुआ, इंडिविजुअल बात करने के बाद देन फिर से आप एक एक व्यक्ति को बुलाएंगे और बात करेंगे और आप ये बताएंगे, जैसे मान लीजिए आपने राम को बुलाया तो राम से आप ये कह रहे हैं कि देखो भैया, देखो भाई ऐसा है, ये 3 लोग जो श्याम, मोहन और रमेश हैं, ये तो मेरी बात मान रहे हैं और अगर आप नहीं मेरी बात मानते हैं, ये सड़क बनने में विरोध करेंगे तो मैं आपको उठा के जेल में डाल दूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डर जाएगा, ठीक है। या यही बात आप श्याम से भी बुला करके बोलते हैं, यही बात आप मोहन को भी बुला कर बोलते हैं और यही बात आप रमेश से ही बोलते हैं। तो इन चारों में क्या हो गया, भेद हो गया। जैसे हमारे देश में अंग्रेज क्या करते थे, फूट डालो शासन करो की नीति पर काम करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या है, इन चारों को अलग अलग क्या किया, तोड़ दिया और उनको सबको अलग अलग डरा दिया कि भाई 3 लोग तो मेरी बात मान रहे हैं, अगर आप चौथे नहीं मानते हैं तो फिर आपको अलग से सज़ा, पनिशमेंट मिलेगी। तो साम दाम दंड भेद करके कहीं ना कहीं आपको ये काम अपना क्या है, निकलवाना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका इंटरपर्सनल स्किल और आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, ठीक है। नोट कर लीजिए इन बातों को। ठीक है भाई, कुछ और पॉइंट समझते हैं इंटरपर्सनल स्किल में। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पॉजिटिव इंटरपर्सनल स्किल है, सकारात्मक जो इंटरपर्सनल स्किल है, जो पॉजिटिव इंटरपर्सनल स्किल है, इससे क्या बेनिफिट मिलता है, ये क्या करती है, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी of the organization positive interpersonal skill increase the productivity of the organization since the number of conflicts are reduced। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी सकारात्मक इंटरपर्सनल स्किल है, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा संस्थान है उसकी प्रोडक्टिविटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, उसकी ग्रोथ को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और क्या करता है, सिंस द नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर रिड्यूस, बहुत सारे जो मतभेद होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, रिड्यूस माने कम हो जाते हैं जब आप सकारात्मक बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरपर्सनल स्किल क्या है, आल्सो अलाउज communication। interpersonal skill also allows communication
टू बी easy and comfortable, easy and comfortable। इसका मतलब है कि इंटरपर्सनल स्किल से हमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो इजी आसान हो जाता है अगर हमारी इंटरपर्सनल स्किल अच्छी है। एंड कंफर्टेबल माने जो है वो क्या है कि दूसरे के लिए भी एक तरीके से कंफर्टेबल भी हो जाता है, सुविधाजनक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरपर्सनल स्किल में ए मास्टर ऑफ इंटरपर्सनल स्किल knows how to deal, a master of interpersonal skill knows how to deal with different people during different situations। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि मास्टर ऑफ इंटरपर्सनल स्किल, जिसकी इंटरपर्सनल स्किल अच्छी है वो उसका मास्टर है, तो नोज हाउ टू डील विद द डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों से किस तरीके से बात करनी वो उसे पता है। ड्यूरिंग डिफरेंट सिचुएशन, और अलग अलग परिस्थितियों में वो किस तरीके से उनके साथ डील करेगा, बात करेगा, ये सारी बातें उसे पता होती हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात आई है कि पॉजिटिव इंटरपर्सनल स्किल, तो देखिए जब कोई चीज़ पॉजिटिव है तो निगेटिव भी होगी। अब इसका एक उदाहरण हम आप लोगों को बताते हैं कि देखिए भाई, तो जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोगों ने एक मूवी देखी है, कौन सी, बाहुबली। तो देखिए बाहुबली मूवी में आप देखते हैं कि जो एक आपके नायक हैं अमरेंद्र बाहुबली जी, तो वो क्या है कि पॉजिटिव बात करते हैं, जनता उनसे बहुत खुश रहती, प्रसन्न रहती है, सकारात्मक उनका जो है एटीट्यूड है। डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट सिचुएशन में आपने देखा एक बार ऐसा होता है कि जब आक्रमण होता है तो हारने वाले होते हैं, तब भी वो लोगों को प्रेरित करते हैं और वहाँ पर वो विन हो जाते हैं, जीत जाते हैं उस युद्ध को, बैटल को। जबकि वहीं पर आप देखेंगे कि जो भल्लाल देव थे उनके पिताजी, वो क्या है, निगेटिव पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं। वो हमेशा क्या है, जो लोग हैं उनसे निगेटिव बातें करते हैं, कहीं ना कहीं राज्य में नकारात्मक जो है एक तरीके से माहौल क्रिएट करते हैं। तो आप ये समझिए कि समाज में भी हमारे सामने पॉजिटिव और निगेटिव दो तरीके के लोग हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आप ये बात देखिए, इंटरपर्सनल स्किल का जो क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में वो तो बनता ही है, साथ साथ आपके दैनिक लाइफ में, आपके जो डेली लाइफ में इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। अगर आप ये चीज़ें समझ लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिवनेस आ जाएगी। जैसे अब मान लीजिए आप जो है समाज में ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी नेगेटिव सोच है, जो हर चीज़ में नकारात्मकता ढूंढते रहते हैं। अच्छा, आप सिविल की तैयारी करें, अरे इसमें तो बहुत समय लगता है, इसमें तो बहुत कम लोग ही पास होते हैं, बहुत कम पोस्टें आती हैं, मतलब नाना प्रकार के बहुत डिफरेंट तरीके से आपको बताएंगे कि इसमें क्या है, ये नेगेटिविटी आपको अंदर फिल कर देंगे। ठीक है, अच्छा मान लीजिए आप कहते हैं नहीं हम तो बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हैं, हमारे ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये आपका मानना है। देखिए होता क्या है कि जब लगातार हम किसी नेगेटिव व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे अंदर ऑटोमेटिक क्या होती रहती हैं, इनबिल्ड होती रहती हैं। ठीक है, और यही बात हमारे अंदर होती है पॉजिटिव। अगर आपके सकारात्मक लोगों से जीवन में मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो थिंकिंग है, जो आपकी, जैसे लोग कहते हैं कि हमारे समाज का हमारी लाइफ में, हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि आप किस समाज में रह रहे हैं। ठीक है, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी का आपका ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आप चोर के साथ रह रहे हैं
तो एक ना एक दिन आपको चोरी करना आ जाएगा। आप डेली शराबी के साथ बैठ रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको लगेगा कि यार, वो भी आपसे डेली कहेगा यार एक पैक लगा लीजिए, तो आपको लगेगा अरे भाई क्या दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो है उसने निगेटिविटी क्या कर दी, फिल कर दी। और देखिए इसका बड़ा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसे कोई पेड़ है, कोई बहुत लंबा पेड़ है और उसके बगल में आप ऐसे पेड़ को लगा दीजिए, ऐसे ट्री को लगा दीजिए जिसकी हाइट अमूमन क्या होती, कम है, लेकिन उस पेड़ को देख करके आप देखेंगे कि उसके बगल वाला जो पेड़ है वो ऑटोमेटिक थोड़ा अपनी जो उसकी एक्चुअल हाइट है उससे बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब है जैसी संगत आप करते हैं, अगर आप बड़े लोगों के संपर्क में रहते हैं, अच्छे विचार के लोगों के साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ है, आपका जो जीवन है, उसमें उन्नति आप के चांसेस जो है, सक्सेस के चांसेस आपके क्या है, बढ़ जाते हैं। जबकि निगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सक्सेस के चांस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आती है, इंटरपर्सनल स्किल आपकी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, नोट करिए इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास बेसिक इंटरपर्सनल स्किल। बेसिक इंटरपर्सनल स्किल में कौन कौन सी बातें आती हैं वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड आपको इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, लिसनिंग, लिसनिंग स्किल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है आपको समझना पड़ेगा स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको समझना पड़ेगा। और असर्टिवनेस के बारे में समझना पड़ेगा। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए आप में। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम को कैसे हमें सॉल्व करना है। वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं आप। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक इंटरपर्सनल स्किल में कहीं ना कहीं इतनी चीज़ें आती है। यहाँ पर देखिए तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी? एक तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसी है, दूसरा आपका डिसीजन कैसा लेते हैं और आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। और आप ये समझें कि अगर मान लीजिए ये सर्किल है इंटरपर्सनल स्किल का, तो ये सर्किल है उस किसका, कम्युनिकेशन का। कि जैसा आपका कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल स्किल अगर आपकी ज़्यादा अच्छी है तो कम्युनिकेशन का तरीका कहीं ना कहीं अच्छा है, और कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा है तो इंटरपर्सनल स्किल भी आपकी क्या है, अच्छी है। नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को।
नेक्स्ट हम लोग बात समझने जा रहे हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, कम्युनिकेशन को, क्योंकि हमने पढ़ा कि इंटरपर्सनल स्किल में कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोगों ने इससे लास्ट क्लास में कर रखा है, इससे प्रीवियस क्लास में। यहाँ पर कम्युनिकेशन क्या है, संप्रेषण बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? संप्रेषण। तो जहाँ भी संप्रेषण शब्द आएगा तो आप समझेंगे कि किसकी बात हो रही है, कम्युनिकेशन की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं कि क्या है। तो कहा जाता है कि ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग फ्रॉम वन पीपल टू अनदर पीपल transmission of meaning from one people to another people or many people whether verbally और नॉन वर्बली। क्या मतलब इस बात का कि कम्युनिकेशन क्या बताया जा रहा है कि ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग फ्रॉम वन पीपल टू अनदर पीपल, एक से दूसरे व्यक्ति में अपनी बात का संचार करना, भेजना, अपनी बात कहना, या मैनी पीपल बहुत सारे लोगों में कहना, वेदर वर्बली और नॉन वर्बली, मौखिक या आप बिना मौखिक तरीके से जब अपनी बात कहते हैं तो वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। अब देखिए दूसरा पॉइंट, इसमें 3 जो है, 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, 3 इम्पोर्टेंट। इसके 3 इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। कौन कौन से सर? 3 इम्पोर्टेंट पार्ट में सबसे पहले है द सेंडर, जो संदेश भेजता है, सेंडर की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी जो चीज़ है, मैसेज की ज़रूरत पड़ती है, क्या मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं और ये मैसेज किसको कन्वे कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं रिसीवर की ज़रूरत पड़ेगी। एंड द रिसीवर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको फ़ोन करना है, तो फ़ोन किसको करना है और फ़ोन का माध्यम क्या है, क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं उसको, तो सेंडर होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए और रिसीवर होना चाहिए। ये 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं किसके, कम्युनिकेशन के। नोट कर लीजिए इस बात को। ठीक है, अब देखिए कुछ लोगों ने संप्रेषण की अपने अपने अनुसार क्या है डेफिनेशन बताई, तो उन लोगों के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे एक साहब थे जिनका नाम था मिलेट। क्या नाम था? मिलेट।
अब मिलेट साहब ने क्या बताया, मिलेट के अनुसार, मिलेट माने इनके अनुसार, जो मिलेट साहब थे इनके अनुसार मिलेट के अनुसार जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, संचार को इन्होंने बताया, क्या बताया, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कामा इन्वर्टेड कामा में डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। इन्होंने कहा कि इन्होंने संचार को बताया कि प्रशासनिक संगठनों की रक्त धारा है। मिलेट के अनुसार जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, वो प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसकी क्या है, ये रक्त धारा है। ये बताया किसने, मिलेट साहब ने। अब दूसरे साहब एक थे जिनका नाम था पिफनर। क्या नाम है, पिफनर। तो पिफनर साहब ने क्या बताया, इन्होंने कहा कि भाई जो संचार है, इनके अनुसार जो संचार है वो क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, इनके अनुसार जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, वो प्रबंध का, मैनेजमेंट का, प्रबंध का हृदय है। प्रबंध का क्या है, हृदय। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि प्रबंध माने होता है मैनेजमेंट, हृदय आप समझते हैं हार्ट, तो हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन इज हार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ गिवन बाय विच पर्सन। तो किस व्यक्ति के द्वारा ये कहा गया कि जो कम्युनिकेशन है वो मैनेजमेंट का हृदय है, ये किसके द्वारा दिया गया, तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको टिक करना पड़ेगा कौन सा, पिफनर साहब के द्वारा ये बात बताई गई। ठीक है। नेक्स्ट एक साहब थे जिनका नाम था जॉर्ज आर टेरी। जॉर्ज आर टेरी साहब ने बताया, इन्होंने बताया कि भैया जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, वो क्या है, इन्होंने बताया संचार क्या है, संगठनात्मक कार्यों तथा प्रबंधीय संगठनात्मक कार्यों तथा प्रबंधकीय प्रक्रियाओं के लिए चिकनाई का काम करता है। ये बात किसने बताई, जॉर्ज आर टेरी साहब ने बताई कि संगठनात्मक माने होता है ऑर्गेनाइजेशन, संगठनात्मक माने ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्क हैं, एंड और प्रबंधीय माने प्रक्रियाएं, जो मैनेजमेंट प्रोसेस होते हैं, उसके लिए काहे का काम करता है, कम्युनिकेशन, चिकनाई का काम करता है। ये बात बताई किसने, जॉर्ज और टेरी साहब ने। नोट कर लीजिए इतना।
नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्थूल रूप से संचार के कार्य। स्थूल रूप से संचार के क्या कार्य हैं ये हमको समझना है। तो देखिए, सबसे इसमें पहला काम होता है सूचना, दूसरा होता है अभिप्रेरणा, तीसरा जो है इसमें स्टेप है भावनात्मक अभिव्यक्ति, और चौथा पॉइंट है इसमें नियंत्रण। ये स्थूल रूप से संचार के 4 कार्य बताए गए, सूचना, अभिप्रेरणा, भावनात्मक अभिव्यक्ति और नियंत्रण। ठीक है, अब इसको जरा डायग्राम से समझते हैं होता क्या है। जैसे अभी हम लोगों ने इंग्लिश में भी समझा था, संप्रेषक। संप्रेषक को हिंदी में, संप्रेषक को इंग्लिश में बोलते हैं सेंडर। ये कौन है? सेंडर साहब हैं, द सेंडर, संप्रेषक। अब इन्होंने क्या किया, किसी सूचना को किसी माध्यम के थ्रू, किसी मीडियम के थ्रू, किसी सूचना को इन्होंने क्या किया, किसी माध्यम के थ्रू प्राप्तकर्ता तक भेज दिया। प्राप्तकर्ता को बोलते हैं रिसीवर, रिसीवर के पास भेज दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये प्राप्तकर्ता, पहला चरण ये हुआ। अब ये प्राप्तकर्ता इस बात का रिप्लाई देगा, प्रत्युत्तर देगा। प्राप्तकर्ता इस बात का रिप्लाई किसको देगा? सेंडर को। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो स्थूल संचार के अंतर्गत आती हैं, कम्युनिकेशन में आती हैं। नोट कर लीजिए इस बात को। अब अगली हेडिंग डालिए, संचार के तत्व। कम्युनिकेशन के कौन कौन से एलिमेंट हैं? सबसे पहला एलिमेंट है संप्रेषक, जिसको हमने इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंडर कहते हैं, या फिर सूचनादाता, जो सूचना हमें दे रहा है, सूचनादाता। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं सेंडर। दूसरा जो एलिमेंट है वो ये है कि क्या सूचना हमको दी जा रही है। सूचना या जो जानकारी है वो क्या है, इंग्लिश में कह सकते हैं कि जो मैसेज हमको दिया जा रहा है वो क्या है। तीसरा पॉइंट है, जो भी सूचना मिल रही है उस सूचना का माध्यम या विधि क्या है, मतलब उसका मीडियम क्या है। चौथा पॉइंट है यहाँ पर सूचना प्राप्तकर्ता, मतलब रिसीवर। और पांचवा पॉइंट है हमारे पास प्रत्युत्तर या वांछित प्रक्रिया। प्रत्युत्तर या वांछित प्रक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से जो फीडबैक है वो क्या है। ठीक है, संचार के जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं। नोट कर लीजिए इन्हें।
नेक्स्ट हेडिंग डालिए, संचार के प्रकार माध्यम के आधार पर। जो मीडियम हम लोग यूज़ करते हैं उसके आधार पर कितने प्रकार के संचार हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। तो देखिए, पहला जो संचार होता है उसको बोलते हैं मौखिक संचार, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन। नाम से पता चल रहा है कि जिसमें मौखिक रूप से बात हो, ऐसे संचार को हम मौखिक संचार कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग डिफिनीशन अगर देना चाहें तो कह सकते हैं, बोलने व सुनने की विधि मौखिक वार्तालाप कहलाती है, मौखिक संचार कहलाती है। और मौखिक जो वार्तालाप है वो कई बार एक तरफा या कई बार द्विमार्गी होता है। मौखिक संचार में अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझें कि सर क्या है मौखिक संचार में, उदाहरण जैसे, तो जैसे आपका जो रेडियो है, रेडियो से कोई सूचना मिलती है, ये क्या है? मौखिक संचार के अंतर्गत मिलती है। फिल्में हैं, टीवी है, टेलीविज़न में जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो मौखिक संचार है। टेलीफोन है, ये भी सब क्या है? मौखिक संचार का साधन है। कोई वार्तालाप हो रही है, कोई सम्मेलन हो रहा है, या आपका साक्षात्कार, इंटरव्यू जो हो रहा है, वो भी क्या है? मौखिक संचार है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि मौखिक संचार की, यहाँ से जो एग्जाम्पल है वो आपसे पूछा जाए। कोई एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा और आपसे पूछेगा बताइए साक्षात्कार कौन सा संचार है, मौखिक है, लिखित है, ठीक है। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको बना दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर समझना पड़ेगा कि वो किस चीज़ के कैटेगरी में रखा गया, किसके अंतर्गत वो चीज़ आती है, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा होता है संचार, उसको हम लोग बोलते हैं लिखित संचार। सेकंड है हमारा लिखित संचार। लिखित संचार का मतलब है कि ऐसा कम्युनिकेशन जो क्या हो? रिटन कम्युनिकेशन हो। मौखिक का मतलब हमने बताया कि वर्बल कम्युनिकेशन हो, और इसका मतलब है कि जो रिटन में कम्युनिकेशन हो उसको हम बोलते हैं लिखित संचार, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? लिखित मतलब होता है कि कोई चीज़ प्रिंटेड आपको मिले। प्रिंटेड जब कोई चीज़ आपको मिलती है तो उसको हम बोलते हैं कि उसमें क्या हो रहा है? लिखित संचार हो रहा है। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये इसके एग्जाम्पल थे, तो यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। जैसे आपको बुक्स मिलती हैं, किताबें मिलती हैं, वो क्या हैं? लिखित संचार का माध्यम है, ठीक है। पोस्टर वगैरह जो आप देखते हैं वो भी क्या है? आपका लिखित संचार है। कोई आदेश आपको मिलता है तो वो भी कहाँ मिलता है? लिखित में मिलता है। कोई पत्र आपको, लेटर मिलता है, वो भी आपको काहे में मिलता है? लिखित में मिलता है। कोई चार्ट वगैरह भी आपको लिखित में मिलता है। हम लोग होर्डिंग्स वगैरह देखते हैं तो ये भी क्या है? लिखित संचार हैं। साइन बोर्ड देखते हैं, लिखित संचार का माध्यम है साइन बोर्ड। बुलेटिन, कोई नियमावली देखते हैं, वो भी क्या है? हमारा लिखित संचार है। मैगजीन वगैरह देखते हैं, पत्र पत्रिकाएं देखते हैं, ये भी हमारा क्या है? एटसेट्रा। इस तरीके की चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? लिखित संचार में पढ़ते हैं।
नोट कर लीजिए इसे। तीसरा हमारे पास है थर्ड। थर्ड कौन सा मीडियम होता है, उसको बोलते हैं थर्ड वाले को प्रतीकात्मक संचार। ये किस तरीके का संचार है भाई, इसमें सिंबॉलिक कम्युनिकेशन होता है। सिंबॉलिक जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतीकात्मक संचार। इसमें ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इशारे से या हम किसी प्रतीक से, सिंबल से क्या करते हैं, संचार करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे आप देखते होंगे पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी व्यक्ति जब जीतता है तो जीतने पर हम फिंगर्स में वी टाइप से फिंगर्स को बनाते हैं, वी आकार से उंगली बनाते हैं। ये हमारा क्या है, प्रतीकात्मक संचार है। जब हम यस या नो में किसी बात के लिए जवाब देते हैं तो यस या नो को हम गर्दन हिलाकर भी बताते हैं, गर्दन हिला कर भी हम यस नो का जवाब देते हैं कि हाँ हमको करना है ये चीज़ या फिर नहीं करनी है, ठीक है। तो गर्दन हिलाकर भी आप यस या नो का प्रतीकात्मक तरीके से संचार का तरीका है। या और भी हो सकते हैं कि जैसे होठों पर आप उंगली रख करके इशारा करें कि क्या है, साइलेंट रहना है, चुप रहना है। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट हेडिंग है, ये तो हो गया संचार के प्रकार माध्यम के आधार पर, ठीक है। अगर हम यहाँ माध्यम हटाकर क्या करते हैं, प्रवाह। संचार के प्रकार किसके आधार पर, प्रवाह। प्रवाह को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लो। फ्लो के आधार पर किस तरीके से हमारे बनते हैं, तो क्या होगा, पहला है अधोसंचार। क्या है हमारा, अधोसंचार। देखिए इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल में हिंदी में थोड़े से वर्ड क्या होते हैं, टफ लगते हैं, समझ नहीं आते, इसलिए हम उनकी इंग्लिश भी लिख रहे हैं। अधोसंचार को जो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं, अधो का मतलब होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है। अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कैसे समझेंगे, देखिए अगर हम इसको कहें तो इसकी डिफिनीशन ये हो सकती है कि किसी संगठन में उच्च अधिकारी द्वारा निम्न या अधीनस्थ अधिकारियों को सूचना या आदेश देना क्या कहलाता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। इसकी जो प्रकृति होती है, इस संचार का जो नेचर होता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, इसका जो नेचर होता है वो आदेशात्मक होता है। कैसा होता है, ऑर्डर्ड वे में ये बात कही जाती है। क्यों, क्योंकि अधोसंचार में जैसे एक हम पिरामिड की बात करें, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर एक टॉप पे एक व्यक्ति है, ठीक है, तो ये जो है नीचे वालों को क्या कर रहा है, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं इनको आदेश दे रहा है। तो जो टॉप पे व्यक्ति है वो जब नीचे वालों को बात कह रहा है, यही तो बात कही गई कि किसी संगठन के जो उच्च अधिकारी होता है वो निम्न या अधीनस्थ अधिकारी को क्या करता है, जब सूचना या आदेश देता है तो उसको हम बोलते हैं
डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आदेश आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। और इसकी जो नेचर होता है वो हमेशा ऑर्डर्ड वे में बात कही जाती है, आदेशात्मक बात कही जाती है। ठीक है, इसमें जैसे एग्जाम्पल की हम लोग अगर बात करें कि सर क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो देखिए जब हम कोई परिपत्र देते हैं, परिपत्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, जब कोई सर्कुलर जारी करते हैं तो ये हमारा आदेशात्मक हो सकता है। सर्कुलर जो है, कोई नियमावली जब जारी करते हैं तो वो भी हमारी क्या होती है, आदेशात्मक हो सकती है। कोई आप सम्मेलन कराना चाहते हैं, कार्मिक सम्मेलन कराना चाहते हैं, ये भी आदेशात्मक हो सकता है। या आप कोई बजट स्वीकृति की बात कर रहे हैं, तो ये सब अधो संचार डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के माध्यम हैं। दूसरा क्या होता है, जब डाउनवर्ड हो सकता है तो अपवर्ड भी हो सकता है, ऊपर से नीचे वालों को, नीचे से ऊपर वालों के लिए बात कही जा सकती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो सेकंड मीडियम है प्रवाह, वो होता है ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व संचार। ऊर्ध्व संचार का मतलब है कि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो कह सकते हैं किसी संगठन में निम्न से उच्च स्तर की ओर सूचना का प्रवाह ऊर्ध्व संचार कहलाता है। और इसकी जो प्रकृति होती है, जो इसका नेचर होता है, ये हमेशा नेचर किस तरीके से होता है, प्रार्थनात्मक होता है। प्रार्थनात्मक को बोलते हैं रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड वे में ये बात कही जाती है। अब आप सोच के देखिए, आपके डीएम साहब हैं, उसके नीचे एसडीएम साहब हैं, नायब तहसीलदार हैं, लेखपाल हैं। अगर लेखपाल साहब डीएम साहब को कोई बात कह रहे हैं तो ये कौन सा हुआ, अपवर्ड कम्युनिकेशन हुआ, नीचे से ऊपर की तरफ बात जा रही है। तो ये क्या ऑर्डर्ड वे में होगी या रिक्वेस्टेड वे में होगी, जाहिर सी बात है भाई रिक्वेस्टेड वे में होगी। लेकिन यहीं पर अगर डीएम साहब लेखपाल साहब को कोई बात बता रहे होते तो वो क्या होती, ऑर्डर्ड वे में होती, आदेशात्मक तरीके से होती, तो वो हमारा डाउनवर्ड होता। लेकिन ये क्या है, ऊर्ध्व संचार, अपवर्ड कम्युनिकेशन है। इसमें जो हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, किसी योजना एवं बजट का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, कोई सुझाव प्रस्तुत करना, किसी प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, ऊर्ध्व संचार के अंतर्गत। तीसरा जो हमारा होता है उसको बोलते हैं समस्तरीय। थर्ड है हमारा समस्तरीय, या इसको एक और चीज़ बोलते हैं पार्श्व संचार। समस्तरीय या पार्श्व संचार, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल, या क्रॉस कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस वाले में आप देखेंगे जब संगठन या पद सोपान क्रम में समान स्तरीय कार्मिक आपस में संचार करते हैं तो इसको बोलते हैं समस्तरीय। समस्तरीय मतलब ये हुआ कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें समान स्तर, जैसे एसडीएम साहब किसी और एसडीएम साहब से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो समस्तरीय जो है अपने ही स्तर वाले से बात जब की जाती है तो उसको हम बोलते हैं समस्तरीय या पार्श्व संचार। ठीक है, ये कैसे होता है, एग्जाम्पल की बात करें तो लिखित या मौखिक संचार
लिखित या मौखिक हो सकता है, सामूहिक कार्य हो सकता है, संपर्क या समिति बैठक, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। जब किसी कोई समिति बैठक है तो उसमें जब हम अपने कलीग से, अपने समस्त्री वाले से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, समस्त्री या पार्श्व संचार कहलाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा 4 नंबर पे अनौपचारिक संचार। क्या होता है, अनौपचारिक संचार। अनौपचारिक संचार को बोलते हैं इंग्लिश में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं अनौपचारिक संचार। ये क्या होता है, किसी संगठन के कार्मिकों में औपचारिक कार्यालय के कार्यों से हटकर जब पारस्परिक संबंधों पर बातचीत होती है तो उसको अनौपचारिक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के जो कार्य हैं उनसे हटकर अगर आप बात कर रहे हैं तो वो आपका कम्युनिकेशन क्या कहलाएगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें जैसे आपकी मित्र मंडली है, एग्जाम्पल के तौर पे मित्र मंडली में आप बात कर रहे हैं, या फिर किसी प्रशासनिक अनुभाग में जासूसी का काम कर रहे हैं, तो ये भी आपका किस में आएगा, अनौपचारिक जो है, इनफॉर्मल जो है कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। और इसका एक ड्रॉबैक भी है कि इस तरीके के संचार में क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या फैल जाते हैं, रूमर्स फैल जाते हैं, अफवाहें फैल जाती हैं। रूमर्स को बोलते हैं अफवाहें। ठीक है, क्योंकि लोग जब अनौपचारिक इनफॉर्मल कम्युनिकेट करते हैं तो बढ़ा चढ़ाकर जो है बातें करते हैं। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए इसे। एक साहब ने मैथमेटिकल जो है रूमर्स को बताया भी था कि रूमर्स क्या होता है। रूमर्स की डिफिनीशन मैथमेटिकली जो है डिफ़ाइन करी। क्या बताया इन्होंने, बताया कि जो रूमर्स है, रूमर्स को आर से डिनोट किया गया। रूमर जो है वो आर से डिनोट किया गया। आर इक्वल टू इन्होंने बताया आई इंटू ए इंटू 1/c। ये एक तरीके से इन्होंने फॉर्मूला दिया रूमर्स का। क्या, आर इक्वल टू आई इंटू ए इंटू 1/c। अब यहाँ पर सर आई क्या है, आई का मतलब है इम्पॉर्टेंस, माने हिंदी में महत्व। इम्पॉर्टेंस बताया गया, क्या इम्पॉर्टेंस है उस चीज़ की। ठीक है, उसके बाद में ए का क्या मतलब है सर, ए का मतलब है एकाधिक अर्थ, एक से ज़्यादा अर्थ। रूमर्स कब फैलता है, जब एक से ज़्यादा अर्थ निकले, एकाधिक अर्थ। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एम्बिग्यूटी। और सी से क्या मतलब है सर, सी से मतलब है जब हम कोई समालोचना कर रहे हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रिटिकल सेंस। ठीक है,
तो ये रूमर्स की मैथमेटिकल डिफिनीशन भी है, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है भाई, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है। अब कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट बने कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इंटरपर्सनल स्किल रिक्वायर्स दैट, मतलब इंटरपर्सनल स्किल को क्या चीज़ ज़रूरी है। उसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ए ऑप्शन है जिसमें कहा गया, पहले ऑप्शन में कहा गया वन हैज़ गुड नॉलेज, वन हैज़ गुड नॉलेज ऑफ, one has good knowledge of English, Hindi, and one other Indian language। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है बी, one has good knowledge, one has good knowledge of English and Hindi language। इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास सी, one has good knowledge of any language। और डी ऑप्शन है हमारे पास, one can effectively communicate in any language, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। ये हमारा यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था? यूपीएससी 2015 में पूछा गया था। अब आप मुझे बताइए, जितना पढ़ के आप आए हैं उसके आधार पर इस क्वेश्चन का क्या आंसर करेंगे। लिखा हुआ है इंटरपर्सनल स्किल रिक्वायर्स दैट, क्या वन हैज़ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड वन अदर इंडियन लैंग्वेज। क्या ऐसा पढ़ाया हमने कि किसी व्यक्ति में ये भाषा के आधार पर आप इंटरपर्सनल स्किल डिसाइड करेंगे, या फिर सिर्फ उसको हिंदी और इंग्लिश आती हो, या फिर वन हैज़ गुड नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज, उसको किसी एक भाषा का, किसी भी भाषा का अच्छा ज्ञान हो, या फिर वन कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट इन एनी लैंग्वेज, कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। तो आपने समझा है कि इंटरपर्सनल का एक हिस्सा है कि जो कि क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जब आपका अच्छा होगा तभी आपकी इंटरपर्सनल स्किल भी अच्छी होगी। तो आपको देख के ही आंसर पता चल जाएगा। बड़े आसान से क्वेश्चन आते हैं कि आंसर क्या होगा इसका, डी। आंसर क्या होगा सर, डी। नोट करिए इस क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Which one of the following is not a relevant factor in इंटरपर्सनल स्किल में कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिलेवेंट नहीं है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरा ऑप्शन है डाउटिंग द इंटेंशन ऑफ colleagues, तीसरा है सी ऑप्शन प्री प्रिपेयर्डनेस टू लिसन, और चौथा ऑप्शन है हमारे सामने एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलीवेंट फैक्टर, कौन सा ऐसा है जो रिलीवेंट फैक्टर नहीं है। मान लीजिए इन 4 में से आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि सर कौन सा सही है, कौन कौन सी बातें सही हैं। हमने हमेशा कहा कि अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, प्रीवियस क्लास में भी बात हुई थी, तो वहाँ पर अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सी बातें सही हैं, तो आप ये समझने का प्रयास करिए कि कौन सी बात गलत है। ठीक है, कौन सी बात गलत है, तो आप मुझे बताएं। यहाँ पर पूछा भी ये गया है कि नॉट रिलीवेंट कौन सी बात सही नहीं हो सकती, तो इन 4 में से आप पढ़ के देखिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, डाउटिंग द इंटेंशन ऑफ कॉलीग्स, प्रिपेयर्डनेस ऑफ लिसनिंग, एबिलिटी टू मैनेज द इमोशंस। अब आप मुझे बताओ, ये जो पॉइंट लिखा है इंटरपर्सनल स्किल में, अगर आपको डाउटिंग द इंटेंशन ऑफ कॉलीग्स, जो आपके साथ में सहकर्मी काम कर रहे हैं, अगर उन पर आप संदेह करेंगे तो क्या अच्छा टीम वर्क हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये जो है, ये कहीं ना कहीं जो बी पॉइंट है वो इंटरपर्सनल स्किल में वो रिलेवेंट फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने सहकर्मियों के साथ ही डाउट कर रहे हैं तो फिर अच्छा इंटरपर्सनल स्किल नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है द मोड ऑफ कम्युनिकेशन that involves a
the mode of communication that involves a single source transmitting information to a large number of receivers simultaneously. Is called, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, UPPSC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स ए सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू ए लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स सिमल्टेनियसली इज कॉल्ड। मतलब एक ही व्यक्ति कई सारे लोगों को क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम लोग क्या कहेंगे। 4 ऑप्शन है, देखिए। पहला ऑप्शन है हमारे सामने इन ग्रुप कम्युनिकेशन कहेंगे हम इसको, या दूसरा ऑप्शन है इसको मास कम्युनिकेशन कहेंगे, या तीसरा ऑप्शन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे, या फिर चौथा ऑप्शन है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इसको भी लिख देते हैं, ये है इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है। अब यहाँ पर भी वही बात, इस क्वेश्चन का आंसर में अगर आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि सर कौन सी बात आपको यहाँ पर आंसर में क्या है सही है, तो आपको ये देखना है कि पूछा क्या गया है। कि इसमें पूछा जा रहा है कि इन्वॉल्व ए सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स सिमल्टेनियसली इन ए कॉल्ड। मतलब जैसे मान लीजिए एसपी साहब हैं और वो क्या है कि एक साथ जो है सारे थाने के एसएचओ से बात कर रहे हैं, ठीक है, और उनको कोई मैसेज दे रहे हैं कि देखिए कोरोना का समय चल रहा है, इस तरीके से आपको लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करना है। तो इस तरीके के कम्युनिकेशन को आप क्या बोलेंगे, इन ग्रुप कम्युनिकेशन बोलेंगे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलेंगे, इंट्रापर्सनल। देखिए इंटरपर्सनल का कोई मतलब नहीं है, ना ही इंट्रापर्सनल और ना ही इन ग्रुप। यहाँ पे जो बेस्ट चॉइस है वो आपकी क्या है, मास कम्युनिकेशन। हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग में भी 3 तरीके के मेथड पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था ABM मेथड। ABM में एप्रोप्रिएट बेस्ड मेथड, सबसे एप्रोप्रिएट क्या है, मास कम्युनिकेशन। कि ये मास कम्युनिकेशन में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर है वो कौन सा है, आंसर इज बी। नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करेंगे। थैंक यू क्लास।